रहा SN1, ये रहा SN2। अब मैं सिर्फ वही बातें, उन्हीं पॉइंट्स के कंपैरिजन की बात कर रही हूँ जो मुझे एग्जाम में हेल्प करने वाली है। सिर्फ उन्हीं कंपैरिजन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जो मुझे एग्जाम में हेल्प करेंगी। सबसे पहला, SN1 is given by tertiary, then secondary, then primary alkyl groups, and second इधर primary, then secondary, then tertiary alkyl groups। दूसरी, SN1 के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। और SN2 में कौन इंटरमीडिएट बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट ले जा रहे हैं हम। ट्रांजिशन स्टेट, ये अपन सिर्फ उन्हीं बातों पे कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल जिनमें एक तो स्टार्क कंपैरिजन है और दूसरा सवाल जहां से उठ के आने वाला है। सवाल बिल्कुल इन्हीं बातों में से उठ के आने वाला है। तीसरी बात, सॉल्वेंट। तो यहां आपको लग रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आरओ के ऊपर अल्कोहल दिख गया, अगर आरओ के ऊपर तुम्हें एक्वस NaOH दिख गया, अगर आरओ के ऊपर तुम्हें पानी लिखा दिख गया, तुम्हें आंख बंद करके रिएक्शन को SN1 से चला देना है, कार्बोकैटायन के हिसाब से रिएक्शन को करके आ जाना है। लेकिन अगर तुम्हें आरओ के ऊपर ये विचित्र DMF लिखे दिख गए, DMSO लिखा दिख गया, एसीटोन लिखा दिख गया, तो तुम्हें को क्या कर देना है? CCl4 लिखा दिख गया, बेंजीन लिखा दिख गया, तब तुम्हें क्या करना है? रिएक्शन को SN2 के हिसाब से चला देना है। यानी कि हियर यू विल नीड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम अभी एंड में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की बात है। अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इस केस में हो रहा है रैसमाइजेशन। रैसमाइजेशन का मतलब है 50% हो रही है रिटेंशन और 50% हो रहा है इन्वर्जन। मैं तुम्हें आप भी कह रही हूँ, सवाल इन बातों के बाहर नहीं आएगा, सवाल इन बातों के बाहर जाता ही नहीं, बिल्कुल पोलर एप्रोटिक SN2। इस बात को गांठ बांध लीजिए, पोलर एप्रोटिक SN2। और यहाँ क्या हो रहा है? 100% इन्वर्जन हो रही है, 100% इन्वर्जन हो जा रही है। अगर आपने R लिया है तो S मिलेगा, S लिया है तो R मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुमसे कहा था, मैं एंड में बताऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मान लो ये सारी बातें भी, मान लो सेकेंडरी हाईलाइट दे दिया कि भाई मैडम यहाँ पर भी सेकेंडरी बीच में आ रहा है और यहाँ पर भी सेकेंडरी बीच में आ रहा है, सॉल्वेंट तुम पहचान नहीं पा रहे। मान लो उसने खेल खेलने के लिए सॉल्वेंट भी कोई गजब सा दे दिया, तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा सॉल्वेंट कैसा है, प्रोटिक है, एप्रोटिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, तो क्या करोगे? तो पहचानोगे न्यूक्लियोफाइल, आने वाला न्यूक्लियोफाइल। अपन ने अभी तक बात ही नहीं करी उस न्यूक्लियोफाइल के बारे में। वो दूल्हा जो बारात लेकर के आ रहा है, हम उसके बारे में तो थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास दिया हुआ न्यूक्लियोफाइल वीक है, अगर तुम्हारे पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, वीक है, बड़े साइज का है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या दिखाएगा? SN1 रिएक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो रिएक्शन में घुस के अल्काइल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप को बाहर निकाल सके। उसके अंदर इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है कि वो हैलाइड ग्रुप के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सके। लेकिन अगर उसने दे दिया तुम्हें गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या है? कि भाई उसने दे दिया तुमको कोई बढ़िया एनायनिक कंपाउंड। गुड न्यूक्लियोफाइल की मेजर पहचान क्या है? उसने तुम्हें दे दिया कोई तगड़ा सा एनायनिक कंपाउंड, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? SN2 के हिसाब से रिएक्शन चलानी पड़ेगी। न्यूक्लियोफाइल बोलेगा अब रिएक्शन मेरे हिसाब से चलेगी, रिएक्शन SN1 के हिसाब से नहीं, SN2। न्यूक्लियोफाइल की इज्जत ही कहाँ हो रही है? SN2 रिएक्शनों में हो रही है। न्यूक्लियोफाइल की पूछ ही कहाँ हो रही है? हाँ, SN2 रिएक्शनों में हो रही है। समझ गए हो? तो रिएक्शन SN2 से कब जाएगी? जब आपके पास एनायनिक न्यूक्लियोफाइल दिया होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया होगा, चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, इस तरह का न्यूक्लियोफाइल दिया होगा अगर आपको, तो ये सारी बातें SN1 में चली जाएंगी। आई होप यहाँ तक सभी के बिल्कुल क्लियर है। अब एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि पेपर आपको कैसा दिखाएगा सवाल। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि पेपर में आपको सवाल, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जो आपको देखने मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे? SN1 SN2 में दोनों में ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो पहला, अगर उसने मान लो एक्वस NaOH दे दिया, ये सब क्या है? ये सब लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हैं, लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अगर उसने मान लो एक्वस NaOH दे दिया, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव है इसमें न्यूक्लियोफाइल, X हटा के न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, OH नेगेटिव लगा दिया। अब आपकी बारी है, अगर आप जानते हैं तो आप फटाफट से जवाब दे सकते हैं कि गिवन रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। अगर उसने एक्वस KOH दे दिया, अगर उसने एक्वस KOH दे दिया, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा? इसमें एक्वस KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा? दोबारा OH नेगेटिव आएगा।
और OH नेगेटिव आने का मतलब है कंपाउंड में अल्कोहल बना दे रहे हैं, कंपाउंड में अल्कोहल बना दे रहे हैं। मान लो उसने अब की बार खेल खेलने के लिए NaOR दे दिया, इस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OR नेगेटिव है, और इसका बनने वाला कंपाउंड क्या है? ईथर कंपाउंड है। इसका बनने वाला कंपाउंड क्या है? ईथर कंपाउंड है। और लो, उसको यहां भी चैन नहीं मान लो, अब की बार उसने दे दिया KCN। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि KCN के केस में या AgCN के केस में क्या क्या न्यूक्लियोफाइल्स अटैकिंग होते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, दे शुड नो कि KCN के केस में या AgCN के केस में किस तरह के कंपाउंड बनते हैं। तो पहली बात, KCN के केस में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है साइनाइड, C नेगेटिव। और CN नेगेटिव के केस में बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? बनने वाला कंपाउंड होगा नाइट्राइल या साइनाइड, नाइट्राइल या साइनाइड। और अगर आपके साथ AgCN आ रहा है तो वो AgCN क्या बना दे रहा है? AgCN का न्यूक्लियोफाइल है NC नेगेटिव, एंड दैट इज वाई न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? वैसे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, CN एंड NC, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके नाम भी बता दो, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। इनके नाम भी बताते जाओ साथ के साथ, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों हुआ? एनसीईआरटी को ये बात बहुत पसंद है, हर साल पूछ लेती है यही बात। ऐसा क्यों हुआ? दोनों ही कंपाउंड्स बिल्कुल सेम थे, लेकिन फिर भी एक के केस में CN लगा, एक के केस में NC लगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या आपने कर दिया? तो इसका सीधा सा जवाब क्या है? और ये बात ध्यान रखना, ये बोर्ड का PYQ है, बोर्ड वाले इस बात को कई बार तवज्जो दे चुके हैं, बेकार सी बात है बिल्कुल। तो वो जवाब उसका ये है कि KCN क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से आयंस में टूट जाएगा। कौन कौन से आयंस में टूट जाएगा? ये है K पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में। अब CN नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, तो भाई KCN में CN नेगेटिव पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अटैक भी कार्बन की तरफ से हो रहा है। लेकिन AgCN के साथ क्या दिक्कत आई है कि ये जनाब रह गए कोवेलेंसी में, ये कंपाउंड है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट होने की वजह से Ag ने CN के साथ बॉन्ड बना रखा है, लोन पेयर फ्री किसकी है? नाइट्रोजन की फ्री है, इसीलिए आइसोसाइनाइड बनेगा। बिल्कुल सही, सिंपल सी बात। अटैक ही नाइट्रोजन के एंड से हो पाएगा तो बॉन्ड भी तो नाइट्रोजन ही बनाएगी, और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगी तो बनने वाला कंपाउंड होगा आइसोसाइनाइड। बिल्कुल सही, राइट। सेम इन्हीं के मिलते जुलते इनके चाचा ताऊ के लड़के और हैं, KNO2 और AgNO2। एक बारी बोर्ड वाले KCN पे सवाल करते हैं, AgCN पे सवाल करते हैं, अगले ही साल उठा के फिर KNO2 पे सवाल करते हैं, AgNO2 पे सवाल करते हैं। लॉजिक दोनों का बिल्कुल सेम है। इनमें बता दो क्या बनेगा? KNO2 के केस में और AgNO2 के केस में, इनमें बता दो क्या लगता है क्या बनेगा? KNO2 के केस में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ONO, और बनते हैं नाइट्राइट्स, बनते हैं नाइट्राइट्स। और AgNO2 के केस में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है NO2, और बनते हैं नाइट्रोज। ऐसा क्यों हुआ? बनते हैं नाइट्रो। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? अगेन, KNO2 के केस में बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन ने, बात बिल्कुल वही है सेम, आयनिक कोवेलेंट वाली। KNO2 कैसा है? एक आयनिक कंपाउंड है, और AgNO2 कैसा है? एक कोवेलेंट कंपाउंड है। AgNO2 के केस में सिर्फ तुम्हें स्ट्रक्चर से इतनी सी बात समझानी है कि AgNO2 में ऑक्सीजन से बॉन्ड बने होने की वजह से अटैक कौन कर पाएगा? नाइट्रोजन ही कर पाएगा, नाइट्रोजन ही कर पाएगा। दैट इज वाई नाइट्रोजन गोज अहेड एंड बॉन्ड्स विद द गिवन R ग्रुप, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नाइट्रो कंपाउंड। बिल्कुल सही, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नाइट्रो कंपाउंड। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं हमारे पास जो ये रिएक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन क्वेश्चन, एक सवाल जो 2010 में पूछा गया है। अब तुम देख लो कितना आसान सवाल है, तुमसे खाली वो इतना पूछ रहा है कि कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। यू हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस। ए ये pH क्या चीज है भाई? ये pH क्या चीज है?
पीएच इज फिनाइल ग्रुप, ईटी क्या है, ईटी इज मिथाइल ग्रुप, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन जहां स्टेबलाइज होगा वही रिएक्शन सबसे पहले हो जाएगी। क्या लगता है किस केस में मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ पाएगी? पहले में क्लोरीन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहां, ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। दूसरे में क्लोरीन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहां, ये भी सेकेंडरी है। तीसरे में अगेन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। पहले में अगर क्लोरीन जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। हाँ, वो बात अलग है कि ये प्राइमरी वाला भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। भाई ध्यान रखना, Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल, ET स्टैंड्स फॉर इथाइल, PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल। C सबसे ज्यादा नहीं होगा। देखो भाई, पहले केस में कार्बोकेटाइन को कौन कौन स्टेबलाइज कर रहा है? बेंजीन का रेजोनेंस कर रहा है। मैं यहाँ पर इफेक्ट लिखते जा रही हूँ। पहले के केस में स्टेबलाइजेशन के लिए आपके पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज कर दे रहा है। और दूसरे में पहली बात, बेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज कर दे रहा है। दूसरा, इस मिथाइल ग्रुप का, ये लगे हुए मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। क्या इससे ज्यादा तुम और कुछ दे सकते हो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए? तुम्हारे पास जो था तुमने सब दे दिया स्टेबलाइज करने के लिए। रेजोनेंस भी दे दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दे दिया, इंडक्टिव इफेक्ट भी दे दिया, और क्या चाहिए बेचारे कार्बोकेटाइन को? दूसरे के केस में क्या हो रहा है? मिथाइल्स एंड इथाइल्स आर ओनली एबल टू स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, विद द हेल्प ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, क्योंकि इनमें रेजोनेंस तो हो नहीं सकती। तीसरे के केस में अगेन इथाइल्स आर ओनली एबल टू स्टेबलाइज विद विच इफेक्ट्स? आइदर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आखिरी के केस में स्टेबलाइजेशन इज ओनली हैपनिंग वाया रेजोनेंस। देखो, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, फिनाइल के साथ रेजोनेट करेगा। यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, न केवल रेजोनेट कर पा रहा है बल्कि इस मिथाइल ग्रुप का, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप का उसको और स्टेबलाइजेशन मिल जा रहा है, राइट? अगले केस में इन दोनों कंपाउंड्स का उसको क्या मिल रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट भी मिल रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। तो इसीलिए मिला जुला के अगर तुम बात करोगे, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से इंटायर केस में द ओनली कार्बोकेटाइन विल बी द मोस्ट स्टेबल विल बी ए। कौन जीत जाएगा? ए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2010 का, पहले पूछा जा चुका है एक बारी। इस तरह के सवालों पे थोड़ा आप ध्यान देंगे जिनमें देयर इज स्लाइट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीओसी एज वेल। जीओसी 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, प्लीज रिवाइज करते रहिए। एसएन कार्बोकेटाइनों की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कहाँ से की जाएगी? जीओसी के कॉन्सेप्ट से की जाएगी। आज की क्लास में वी हैव डन कंप्लीट कंपैरिजन ऑफ SN1 एज वेल एज SN2। यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस सो दैट यू आर एबल टू रिटेन दिस, और आप SN1 SN2 के क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आप बाइफरकेट कर सके कि किस केस में आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ SN1 लगाने हैं एंड किस केस में कॉन्सेप्ट्स ऑफ SN2 लगाने हैं।